हेलो फ्रेंड्स, फाइट हार्ड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि युनसंग को म्योंगसंग हाई स्कूल के एक नए ग्रुप के बारे में पता चला था जिसका नाम है सिंड्रोम। और इसी ग्रुप में जीहो भी एक मेंबर है। उसके अलावा पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि म्योंगसंग हाई स्कूल के सेकेंड ईयर के वो लड़के जिनसे गलती से ये युनसंग टकरा गया था दूसरे चैप्टर में, उसके अलावा जिनसे इसने शिन ताइजिन की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा था, वो सभी युनसंग के पीछे पड़े हैं, उसे परेशान कर रहे होते हैं। यू नो गाइस, इस कॉमिक में कई सारे जूनियर कैरेक्टर्स के नाम नहीं दिए गए हैं। एक्चुअल में चैप्टर 2 में ये हुआ था कि युनसंग शिन ताइजिन को ढूंढ रहा था, उसी चक्कर में ये गलती से दो लोगों से टकरा जाता है। वो शिन ताइजिन को परेशान करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। थर्ड चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि वही ग्रुप युनसंग के पीछे भागता है काफी दूर तक, लेकिन किसी तरह से युनसंग उनसे खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। उसके अलावा दो लड़के और हैं जिनसे कि युनसंग ने दूसरे चैप्टर में ही पूछा था कि शिन ताइजिन कहाँ पर मिलेगा। वो लड़के भी युनसंग को लगातार परेशान कर रहे होते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से। यहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दो लड़के जिनसे कि युनसंग गलती से टकरा गया था दूसरे चैप्टर में, और वो बाद में युनसंग का पीछा कर रहे थे। उस वक्त युनसंग को ऐसा लगा था कि ये लड़के जो उसका पीछा कर रहे हैं वो थक चुके हैं, इसीलिए इसके पीछे नहीं आ रहे। बट एक्चुअल में हुआ ये था कि जब युनसंग आगे आगे भाग रहा था और वो लड़के ग्रुप में इसका पीछा कर रहे थे, तब पीछे से शिन ताइजिन भी आ रहा था जो लगातार इन्हें घूर रहा था। यहाँ पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सेकेंड ईयर के लर्नर्स शिन ताइजिन से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वहाँ पर इतनी देर से क्या कर रहे हो, हमें घूर क्यों रहे हो, मज़ा आ रहा है क्या हमें घूरने में? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या हमारे डर से शांत पड़ गया तू? क्यों घूर रहा है हमें, हमारा पीछा क्यों कर रहा है, बता। ये सुनते ही शिन ताइजिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन तीनों लड़कों की पिटाई कर देता है जो युनसंग के पीछे थोड़ी देर पहले भाग रहे थे। ये सारी बातें युनसंग को पता नहीं थी क्योंकि युनसंग इनके हाथों से पहले ही निकलकर भाग चुका था। तो एक तरह से शिन ताइजिन ने उस दिन युनसंग की जान बचाई थी इन लोगों को पीट कर अनजाने में। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सारे लड़के एक ग्रुप बनाकर युनसंग को परेशान करने को तैयार थे, लेकिन तभी वहां पर शिन ताइजिन आकर खड़ा हो जाता है और इनमें से इस ग्रुप में से आधे लड़के तो भाग जाते हैं। बस वही दो लड़के यहाँ पर बचते हैं जिनसे कि शिन ताइजिन के बारे में युनसंग ने सेकंड चैप्टर में इंफॉर्मेशन पूछी थी कि शिन ताइजिन कहाँ पर मिलेगा। सो गाइज, ये दो लड़कों का ग्रुप है जिसमें से एक ये ब्लैक हेयर वाला लड़का जो ओल्ड सी शक्ल का दिखता है, इसका नाम है पार्क येल, जो कि अब युनसंग और शिन ताइजिन के साथ आकर बैठ जाता है और आइसक्रीम खा रहा होता है और ये स्कूल के बारे में और शिन ताइजिन के बारे में इंफॉर्मेशन बताना शुरू करता है। पार्क येल कहता है कि ये शिन ताइजिन तो एसएसए पैन है। अब एसएसए पैन के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि एसएसए पैन वो लड़के होते हैं जिन्हें पूरे स्कूल में जाना जाता है उनके बिना नेम टैग के। गाइस, इस कॉमिक के कई सारे वर्ड्स ट्रांसलेटेड नहीं है। एसएसए पैन का मतलब होता है ऐसा लड़का जो कि कुछ है, यानी कि जो थोड़ी बहुत फाइट करता है या फिर इसे स्कूल में कोई जानता है या फिर किसी लायक है ये। और दूसरी तरफ होता है ये पैन जो किसी काम के नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। पार्क आगे बताता है, देखो ये शिन ताइजिन एक एसएसए पैन है, इसे तो हर कोई जानता है स्कूल में, इवन ये तो उससे भी ज्यादा फेमस है। कोई ऐसा नहीं है स्कूल में जो नहीं जानता हो इसे, ये तो ज़ोंबी के नाम से फेमस है। तब युनसंग कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, फिर भी किसी सर्कल ने तो हमें अपनी टीम में नहीं लिया और मैड ग्रुप भी तो हमें अपनी टीम में नहीं ले रहा, बल्कि मैड ग्रुप के लोग तो हम पर लगातार अटैक कर रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर युनसंग ने एक शब्द इस्तेमाल किया है जो कि है सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल बेसिकली एक 4 से 5 लड़कों का ग्रुप हो सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि फाइटर होते हैं। इन्हीं में से आगे चल के ये लोग मैड ग्रुप, सिंड्रोम ग्रुप या फिर किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। पार्क ये सुनकर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैड ग्रुप तुम पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तब पार्क के ग्रुप का दूसरा साथी कहता है कि मैं सच कहूँ तो इस तरह से फाइट होती तो है, लेकिन प्लेसमेंट टेस्ट के दौरान होती है जब ये ग्रुप्स अपनी टीम में फाइटर्स को सिलेक्ट करते हैं। तब युनसंग कहता है कि क्या कहा, प्लेसमेंट टेस्ट? इस पर पार्क कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता? ये सुनकर शिन ताइजिन को गुस्सा आ जाता है। तब पार्क कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी बेइज्जती थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ शुरुआत से समझाता हूँ कि एसएसए पैन और ये पैन क्या होता है।
तब स्कूल के बारे में ये पार्क एक इन्फॉर्मेशन बताना शुरू करता है कि देखो देखो, जब स्कूल में कोई नया स्टूडेंट आता है ना, चाहे वो ट्रांसफ़र होकर आया हो या फिर एडमिशन होकर आया हो, दो ही चीज़ें होती है, या तो वो ये पेन बनता है या फिर वो ऐसे पेन बनता है। गाइज, आगे की इन्फॉर्मेशन थोड़े ध्यान से समझनी होगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कॉमिक में। सबसे पहले हमें समझाया जाता है कि जैसे कि यून संग जो कि एक नया स्टूडेंट है, अगर वो इस स्कूल में आता है, चाहे वो एडमिशन लेकर आए या फिर वो आए ट्रांसफ़र होकर, उस वक्त ना तो वो ऐसे पेन होता है और ना ही होता है ये पेन, ना ही वो किसी ग्रुप का हिस्सा होता है और ना ही उसकी कोई रैंकिंग होती है। अब बात करें, अगर वो पहले चूज़ करता है ये पेन का रास्ता, मतलब वो फाइट करना पसंद नहीं करता, सिर्फ एक लर्नर है, उसे बस किसी भी ग्रुप का एक नेम कार्ड खरीदना होता है और उस सर्कल का नेम टैग अपने ऊपर पहनकर घूमना होता है। यही ये पेन का रास्ता है। जैसा कि योनसांग के साथ हुआ, जब वो इस स्कूल में एंटर हुआ तब जीहो ने इसे अपने ही ग्रुप का एक नेम टैग खरीद कर दे दिया और इस तरह से ये पेन का हिस्सा बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये युनसंग जीहो के ग्रुप सिंड्रोम का एक हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि युनसंग सिंड्रोम ग्रुप के सिंबल को यूज कर रहा है इस स्कूल में रहने के लिए, ताकि कोई भी फाइटर उसे परेशान ना करे, पर वो फाइटर के ग्रुप का हिस्सा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा ऑप्शन, यानी कि एसएसए पैन। एसएसए पैन बनने के लिए किसी भी फाइटर को एक सर्कल के ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ता है, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, ए बी सी डी या फिर ई। इनमें से किसी भी ग्रुप का एक सर्कल होता है, यानी कि वो शुरुआती लड़के जिन्हें ये चूज करते हैं अपनी टीम में लेने के लिए, उन सर्कल का हिस्सा बनना पड़ता है। और अगर ऐसा हो कि सारे ही सर्कल तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहे, जैसे कि शिन ताइजिन है जो एक फाइटर है, खतरनाक है, तो फिर तुम किसी भी सर्कल को अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, चाहे तुम अपर रैंकिंग के सर्कल में भी जा सकते हो। पार्क आगे कहता है कि यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आई, जिस पर शिन ताइजिन कहता है कि अरे यार ये क्या पागल वाला स्कूल है, क्या बोल रहा है। तब ह्यूनसंग कहता है कि चुप रहो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, चुप रहो तुम। तब पार्क आगे बोलना शुरू करता है, देखो जैसे कि तुम किसी भी सर्कल का हिस्सा बन गए, किसी भी ग्रुप के ए बी सी डी किसी भी ग्रुप के सर्कल का हिस्सा बन गए, उसके बाद तुम्हें एक प्लेसमेंट टेस्ट देना होता है। यहाँ पर तुम्हें अपनी एक रैंक डिसाइड करनी होती है, जिसके लिए तुम्हें अपने से क्लोजेस्ट या फिर अपने से आगे वाले रैंक के मेंबर से लड़ाई करनी पड़ती है, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम्हारी एक रैंक डिसाइड हो जाएगी। सो गाइस, अगर इस चीज़ को सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अगर मान लो इस स्कूल में ए बी सी डी 4 ग्रुप्स हैं और इन सब के सर्कल्स भी हैं। अगर यूनसंग बी सर्कल में जाता है और उस ग्रुप में होते हैं 5 मेंबर और यूनसंग है 4th नंबर पे, तो उसे अपने आगे वाले नंबर के मेंबर को हराना होगा। इस तरह से उसकी 1st, 2nd और 3rd रैंक डिसाइड हो जाएगी। जितना आगे के लोगों को वो हराएगा उतनी ही उसकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी और इस तरह से वो ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, और किसी को भी इस बात पर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो वो उस रैंक पर रहकर काम कर सकता है। आगे पार कहता है, देखो सारे कॉमन स्टूडेंट्स के लिए तो यही होता है, वो किसी भी सर्कल में ज्वाइन हो जाएं और बाद में उन्हें हराकर आपस में ही लड़के अपने रैंकिंग को डिसाइड कर लें। लेकिन अगर इस शिन ताइजिन की बात करें, जो पहले से ही पूरे स्कूल में जोम्बी के नाम से फेमस पड़ा है, इसके लिए बात कुछ और है। देखो ये पहले ही मैड ग्रुप के नज़र में आ चुका है, ये मैड ग्रुप के लोगों से लड़ रहा है और ये पहले से ही एक सर्कल का हिस्सा है। लेकिन इसके बारे में अजीब बात यह है कि ये सर्कल के शुरुआती फाइटर्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो सबसे लड़ रहा है। ये मैड ग्रुप के सभी फाइटर्स से लड़ाई कर रहा है एक एक करके। और एक तरह से देखा जाए तो इस वक्त शिन ताइजिन मैड ग्रुप का प्लेसमेंट टेस्ट ही दे रहा है, क्योंकि ये तो पूरे ग्रुप के खिलाफ लड़ाई करने के मूड में रहता है। पार्क आगे बोलता है कि इसीलिए तो पूरे स्कूल में ये रूमर्स फैले पड़े हैं कि मैड ग्रुप जल्द ही शिन ताइजिन को अपने ग्रुप का एक हिस्सा बना लेगा। बट इसके अलावा एक और रूमर भी है कि अगर वो ऐसा करेंगे, इसका प्लेसमेंट टेस्ट लेते रहेंगे, तो वो इसकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। सो गाइस, इस चीज को और ज्यादा ध्यान से समझा जाए तो मान लीजिए मैड ग्रुप में है 50 मेंबर्स, 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से लास्ट वाले 10। सबसे पहले कोई भी नया फाइटर आएगा तो उन्हीं से लड़ाई करेगा और अपनी रैंक को डिसाइड करेगा। लेकिन शिन ताइजिन जो एक एक करके पूरे ग्रुप से लड़ाई करने की कोशिश करना चाहता है, उसने फर्स्ट ईयर के सारे लोगों को हरा दिया है। तो इस हिसाब से शिन ताइजिन अनजाने में ही मैड ग्रुप के लोगों में ऊपर बढ़ रहा है रैंकिंग में। ये सारी बातें सुनकर युनसंग कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर मैं मैड ग्रुप क्यों ना ज्वाइन करूं, वैसे भी वो इस स्कूल का सबसे बड़ा ग्रुप है और उसके पास पावर भी ज़्यादा है। देखो
अगर मुझे पैसे देने ही है किसी ग्रुप में जाने के लिए तो मैं मैड ग्रुप का हिस्सा क्यों ना बनूं। तब पार्क बताता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस वक्त मैड ग्रुप ने जो पैसे देकर ये पेन बनते हैं ना, उन्हें अपनी टीम में लेना बंद कर दिया है। तब यूनसंग कहता है कि हाँ, ऐसा क्यों? वो ये पेन्स को अपनी टीम में क्यों नहीं ले रहे? ये तो उनके पैसे का जरिया है। जो भी लर्नर उनकी टीम में जाते हैं उनसे पैसे तो मिलते हैं। तब पार्क कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैड ग्रुप के लिए ये पेन के पैसे कुछ भी नहीं है, उनके पास तो स्पॉन्सर भी हैं। ये सुनते ही यूनसंग चिल्लाता है और टेबल पर अपना हाथ मारता है। क्या कहा? स्पॉन्सर? उन लड़कों को स्पॉन्सर करता है कौन? यूनसंग के ऐसे गुस्से को देखकर पार्क और उसका दोस्त डर जाता है और कहता है कि ओह, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं था, हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया, देखो किसी को मत बताना, हमने तुम्हें स्कूल के बारे में कुछ बताया है, हम जा रहे हैं। यहाँ से सीधे हमें यूनसंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्क कहता है कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था, पूरा मिचियोन इस बारे में नहीं जानता। तब यूनसंग कहता है कि और खाना चाहते हो? ठूस लो, जल्दी करो, खा लो। और तब पार्क कहता है कि ठीक है, हम समझ गए, बता रहा हूँ, मेरा पेट फट जाएगा इतना खाऊंगा तो। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि मैड ग्रुप के पास अपने स्पॉन्सर हैं, फिर भी उन्हें ऐसे पेन लड़कों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तुमने सोचा है इस बारे में? उन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं? देखो, पैसे मिलते हैं फीस्ट से। अगर कोई भी ताकतवर आदमी हो उसे काबू में रखना ही पड़ता है, इसीलिए कई सारे ऐसे पेन स्टूडेंट्स को ये लोग रिक्रूट करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। और जब कई सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं तब एक सर्कल बन जाता है। तब कोई स्पॉन्सर आकर सर्कल के ओनर को कांटेक्ट करता है। सो गाइस, ये थी सबसे ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन यूनसंग के लिए। जैसा कि पार्क ने बताया कि मैड ग्रुप फीस्ट के जरिए पैसे कमाता है। फीस्ट यानी कि ताकत। ये क्या करता है? एक स्ट्रोंगर लड़कों का ग्रुप बनाता है। जब वो एक सर्कल क्रिएट हो जाता है तब बाहर से कोई स्पॉन्सर इन्हें कॉल करता है। उसका रीज़न यही है कि पैसों की कमी की वजह से कोई भी लड़का परेशानी खड़ी ना करे, इसीलिए बार बार मैड ग्रुप सर्कल बनाता है और नए टैलेंट्स को रिक्रूट करता रहता है। इसी वजह से मैड ग्रुप अपने ये पेन्स को दूर कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये पहले से ही डिसाइडेड होगा? तब यूनसंग शिन ताइजिन की तरफ इशारा करता है कि क्या तुम्हें पता था कि मैड ग्रुप ये पेन्स नहीं ले रहा? तब शिन ताइजिन कहता है कि नहीं। तब पार्क आगे बताता है, देखो, ये रूमर तो कुछ ही वक्त से फैल रहा है, इसीलिए हर कोई सर्कल का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। बस तुम्हें पता है, मैड ग्रुप पहले ऐसा नहीं था, ये काफ़ी शांत ग्रुप था। 2 या 3 साल पहले की बात है। 3 सर्कल थे उस वक्त, जिन्हें आपस में कंबाइन कर दिया गया और इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। और अब मैड ग्रुप के बारे में ये सारी बातें फैल रही हैं कि वो वॉयलेंस करते हैं। देखो, आगे ध्यान से सुनना। 2 या 3 साल पहले इस स्कूल में 3 सर्कल थे। एक का नाम था मॉन्स्टर, दूसरे का नाम था एरीरंग और तीसरे का नाम था डोकी। इन तीनों सर्कल ने मिलकर कंबाइन करके अपनी फीस्ट को सबसे पहले वाले सर्कल यानी कि फर्स्ट सर्कल को हरा दिया, जिसका नाम था स्कॉर्पियन। और ये खुद सबसे बड़ा ग्रुप यानी कि पहला सर्कल बन गए, जो कि है मैड ग्रुप। इसीलिए तो मैड ग्रुप में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 रैंकर्स है। देखो, स्कूल में सर्कल्स तो हमेशा बनते ही रहते हैं और वो आपस में एक दूसरे को हराते ही रहते हैं और नए सर्कल फिर से बन जाते हैं, जब तक कि वो किसी ग्रुप में शामिल ना हो जाए या फिर उन्हें कोई रैंकर ना मिल जाए। इतने में ही यूनसंग को किसी का फोन आने लगता है, जिस पर लिखा होता है क्लास प्रेसिडेंट, जिसे देखकर यूनसंग चौंक जाता है और कहता है कि सीरियसली क्लास प्रेसिडेंट, ओह माय गॉड। और जल्दी से ये फ़ोन को काट देता है और फ़ोन उठाता नहीं है और कहता है कि अरे यार, बच गया, मैं बच गया। एक्चुअल में ये फ़ोन किसी और का नहीं, यूनसंग के सीनियर ऑफिसर यानी कि इसके पुलिस चीफ का था। ये वही बूढ़ा आदमी है जिसे हमने सबसे पहले वाले चैप्टर में देखा था, सबसे शुरुआत में, जो कि इन पुलिस वालों का चीफ है। एक्चुअल में पुलिस चीफ यूनसंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसे फ़ोन मिला रहा था। एक्चुअल में ये यूनसंग के घर को ढूंढ रहा है, बट यूनसंग फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तब पुलिस चीफ कहता है कि हाँ, ये लड़का मुझे बिना बताए शिफ्ट हो गया। उधर हम देखते हैं यूनसंग के घर पर। यूनसंग पार्क से पूछता है कि तुम्हें मैड ग्रुप के स्पॉन्सर्स के बारे में कुछ नहीं पता? अच्छा ठीक है, वो जाने दो, तुम ये बताओ कि तुम्हें मैड ग्रुप के बारे में कुछ पता है? उसमें कौन से लोग हैं, उनका कोर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने लोग हो सकते हैं? तब पार्क कहता है कि ओहो, तुम तो एक प्रोफेशनल की तरह पूछ रहे हो। हाँ हाँ, मैं मैड के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था ना, पता है तुम्हें, मैड ही बस एक इकलौता सर्कल था, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ मुझे पता है।
ठीक है, मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाना शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैड ग्रुप में 3 रैंकर्स हैं और उन 3 रैंकर्स के अपने अपने एक एग्जीक्यूटिव हैं जो उन्हें गार्ड करते हैं, यानी कि उनके बॉडीगार्ड। सो गाइस, मैड ग्रुप के हैं 3 लीडर और उन 3 लीडर्स का भी एक एक बॉडीगार्ड है। सो 3 रैंकर्स हो गए और 3 हो गए बॉडीगार्ड्स। उसके बाद ये तीनों रैंकर हर साल 2-2 एग्जीक्यूटिव अपनी टीम में लेते हैं और इन सभी एग्जीक्यूटिव को एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है। तो मैड ग्रुप के टोटल एग्जीक्यूटिव हैं 7। सो अगर बाकी सारे मेंबर्स को जोड़ लिया जाए तो मैड ग्रुप में टोटल 40 से 50 लोग होंगे, जो बाकी सभी सर्कल से ज्यादा है। तुम्हें पता है इनके तो फर्स्ट ईयर में ही 20 स्टूडेंट्स हैं, तो खुद ही सोच लो कि मैड ग्रुप कितना बड़ा है। ये सुनते ही यूनसंग शिनताइजिन से कहता है कि क्या बात है, तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो फर्स्ट ईयर के 20 स्टूडेंट्स को हरा दिया, सचमुच तू काफी ताकतवर है। तब शिनताइजिन कहता है कि अब बस भी करो, अच्छा मुझे आगे बताओ कि सिंड्रोम ग्रुप जो कि दूसरा ग्रुप है उसके बारे में कुछ बताओ। तब पार्क आगे बताता है कि वो स्कूल के बाकी ग्रुप्स की तरह ही है, वहाँ पर 20 के करीब मेंबर होंगे। उनके एग्जीक्यूटिव कितने हैं, गार्ड्स कितने हैं, ये तो मुझे पता नहीं है सीरियसली। लेकिन मैड के अलावा बाकी सभी ग्रुप्स में एक बात कॉमन है कि इन सब में एक ही रैंकर है। और अगर सिंड्रोम ग्रुप की बात करें तो मैड के मुकाबले एक वो मिडिल रैंक का ग्रुप है। तब यूनसंग कहता है कि क्या कहा, क्या सिंड्रोम एक बेकार ग्रुप है, क्या वो कमज़ोर है? तब पार कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि वो मैड के मुकाबले मिडिल रैंक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। ये सारी बातें सुनकर यूनसंग कहता है कि फाइनली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तब यूनसंग अपने मन में सोचता है कि हाँ, वैसे काफ़ी कुछ मुझे पता चल गया, बस अब मुझे केस सॉल्व करने के लिए एक अच्छा प्लान मिल चुका है। मुझे किसी भी तरह से मैड ग्रुप में एंट्री चाहिए और जिसके लिए मुझे इस शिनताइजिन का यूज़ करना होगा। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे खुद का एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ओ गॉड, आई एम सो जीनियस, क्या बात है, क्या प्लान है। अब तो मैं शिनताइजिन का यूज़ करके किसी भी तरह से मैड ग्रुप के बारे में पता लगा कर ही रहूँगा और उनके स्पॉन्सर कौन हैं, कौन उन्हें पैसे देता है, ये बात भी मुझे जाननी ही होगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही यूनसंग पीछे की तरफ मुड़ता है उसे लगता है सबसे बड़ा शौक, क्योंकि पुलिस चीफ वहाँ पर आकर खड़े हो चुके हैं। तब यूनसंग चिल्लाता है, ओ माय गॉड डैड, आप यहाँ पर? तो क्या सचमुच ये पुलिस चीफ यूनसंग के डैड है, या फिर यूनसंग ने कंफ्यूजन में ही इन्हें डैड बोल दिया है? खैर ये तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। सो गाइस, इस सीन को तो यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद हमें सीधे दिखाया जाता है जीहो को, जो कि यूनसंग और शिनताइजिन के साथ बैठा होता है और यूनसंग से कह रहा होता है कि पता था मुझे कि तुम दोनों यहाँ पर आओगे। उस दिन तुम मुझे मैड ग्रुप के सेकेंड ईयर के लड़कों के साथ फंसा कर चले गए थे। कल तुमने जो कुछ किया, तुम्हें उसके बारे में कुछ बोलना है? तब ये यूनसंग कहता है कि वैसे हम तो डर गए थे कि मैड ग्रुप से हमारी लड़ाई हो गई है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तब जियो कहता है कि इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, देखो मैड ग्रुप के चमचे हमेशा परेशानी खड़ी करते ही रहते हैं, तो हो सकता है कि जब उनकी पिटाई हुई तो एम्बेरसमेंट की वजह से वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुझे किसी ने बताया भी कि वो तो बस नॉर्मल सर्कल के मेंबर थे मैड ग्रुप के, और उन्हें ए रैंक के मेंबर्स ने बुरी तरह से पीटा भी था बाद में, तो वो तुम्हें कैसे पीटेंगे, खुद ही सोच लो यार। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये जीहो सिंड्रोम ग्रुप में एग्जीक्यूटिव रैंक का मेंबर है। ये आगे यूनसंग से कहता है कि देखो, मैं नहीं जानता कि आगे चल के कितनी बड़ी परेशानी खड़ी होगी। मैड ग्रुप तुम्हारा दुश्मन बन चुका है और तुम्हारी वजह से हमारा भी आगे चल के प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए मैंने तुम्हारी बात के बारे में सोचा। हम शिनताइजिन को अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हैं, बट उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि ये शिनताइजिन सिंड्रोम ग्रुप में आने के लिए लायक है या नहीं। इसके लिए इसे प्लेसमेंट टेस्ट देना होगा सिंड्रोम ग्रुप का। अगर तुम चाहते हो कि मैं शिनताइजिन को सिंड्रोम ग्रुप में ले लूँ तो उसके लिए तुम्हें एक मिशन पूरा करना होगा, तुम दोनों को साथ मिलकर, और उसके बाद तुम सिंड्रोम ग्रुप में आ सकते हो। सो गाइज, जीहो ने एक शर्त रखी थी यूनसंग और शिनताइजिन के सामने सिंड्रोम ग्रुप में आने के लिए, लेकिन वो क्या थी वो तो हमें आगे चल के पता चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं क्लास का एक सीन जहाँ पर टीचर पढ़ा रहे होते हैं। सो गाइस, इस स्कूल में टीचर्स भी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, कोई इनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और लड़के इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये बूढ़ा यहाँ पर लिख भी क्यों रहा है, कोई देख रहा है इसे, पता नहीं बोर्ड पर आकर कुछ ना कुछ लिखता रहता है।
कोई इसे देख नहीं रहा। जब इसे मिटाना ही है तो लिखता क्यों है? वैसे ये जिंदा ही क्यों है? तब वो बूढ़ा टीचर क्लास खत्म करने के बाद बाहर जाता है और कहता है कि ये स्कूल के लड़के अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, इन लोगों को बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। इस टीचर के हाथ में एक स्टील की रोड भी होती है। तब ये आगे जाते हुए सोच रहे होते हैं कि ये सारे लोफर मुझे बहुत परेशान करते हैं। अगर मैं जवान होता ना तो इन्हें इतना मारता कि भूलते नहीं। इनमें से किसी ने भी अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग तक पूरी नहीं की, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे बेकार स्टूडेंट। तभी हम देखते हैं कि सामने से दो खतरनाक से लड़के चलते हुए आ रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये भी मैड ग्रुप के ही लोग हैं। इनमें से एक लड़के ने सन ग्लासेस पहन रखे होते हैं। तब टीचर चिल्लाता है कि हे यू, रुको, वहां पर रुको, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है स्कूल में सनग्लासेस पहन कर आना अलाउड नहीं है। तब हम देखते हैं कि वो रेड जैकेट वाला लड़का जिसने सनग्लासेस पहने होते हैं वो अपने सनग्लासेस को निकालता है और कहता है कि सचमुच ऐसा रूल है, अगर मैं सनग्लासेस निकाल दूं तो मेरे फ्रेंड्स डर जाएंगे। इस लड़के की तो शक्ल देखकर ही ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा लगता है कि ये मैड ग्रुप का कोई अपर रैंकिंग का मेंबर या फिर उनका लीडर हो सकता है, जैसा कि मैड ग्रुप के 3 लीडर हैं। खैर ये तो हमें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि टीचर इस लड़के को देखकर ही डर जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। टीचर के हाथ से रोड भी छूट जाती है। तब हम देखते हैं कि ये सन ग्लासेस वाला लड़का रोड को उठाकर कहता है कि सर, आपको नहीं पता कि स्टील रोड को लेकर स्कूल में इस तरह से घूमना अलाउड नहीं है, आपको लग सकती है। तब टीचर डर के मारे कहता है कि इसकी ये आंखें, अच्छा ऐसा है, स्टील रोड लेकर नहीं घूम सकते, ठीक है ऐसा नहीं करूंगा। देख लो गाइस, इस स्कूल के लड़के ऐसे हैं कि इनसे टीचर डर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये रेड जैकेट वाला लड़का जिसने सन ग्लासेस पहन रखे थे वो स्टील रोड को उठाता है और सर के हाथ में देता है और वहां से अपने साथी के साथ निकलने की कोशिश करता है। तब उसका साथी कहता है कि क्या कर दिया तूने, पनिशमेंट मिलेगी। तब वो रेड जैकेट वाला लड़का कहता है कि पनिशमेंट ये कर ही नहीं सकता, और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है लास्ट में एक सीन जहाँ पर टीचर के हाथ में वो स्टील की रोड होती है जिसे इस रेड जैकेट वाले लड़के ने उठाते वक्त ही बैंड कर दिया है, जिसे देखकर तो टीचर शॉक में रह जाता है कि ये क्या है और इसने ये किया कब। सो गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये इस कॉमिक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पर हमने देखा कि यूनसंग को पता चलता है कि इस स्कूल में प्लेसमेंट टेस्ट होता है। इसमें कई सारे ग्रुप हैं और उन सब के सर्कल्स होते हैं। वो सर्कल्स में फाइटर्स को चुनते हैं और उनकी रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है। बाद में चल के वो किसी भी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। उसके अलावा मैड ग्रुप जिसके 3 रैंकर्स हैं, उनके 3 बॉडीगार्ड्स हैं, उसके अलावा उनके 7 एग्जीक्यूटिव्स हैं और बाकी सर्कल्स के मेंबर हैं। पूरे ग्रुप में 40 से 50 के करीब लोग हैं, जिनमें से 20 को शिन ताइजिन यानी कि फर्स्ट ईयर के मैड ग्रुप के लोगों को शिन ताइजिन हरा चुका है। उसके बाद जीहो ने यूनसंग और शिन ताइजिन को अपने सिंड्रोम ग्रुप में लेने के लिए एक नया मिशन दिया है। वो क्या है? और लास्ट में हमने जिस रेड जैकेट वाले सन ग्लासेस वाले लड़के को देखा था जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, वो कौन है, वो किस ग्रुप का मेंबर है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।